वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 13 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 13 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दो उम्मीदवार रमेश और सुरेश के बीच एक चुनाव लड़ा गया। यदि 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए। रमेश ने 15,912 मत मिले, जो वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में दर्ज मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, पीछे से इस लाइन से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से रमेश को 15,912 मत मिले, जो वैध मत का 65%, यानी वैलिड वोट का 65% हमको कितना दिया गया है, 15,912। 15,912 यहाँ से हम उसका वैलिड वोट निकाल सकते हैं, यानी 100% यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी 100% निकालेंगे तो ये आ जाएगा वैलिड वोट, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 15,912 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई 100। यानी इसको अगर हम काटेंगे, 5 से काट देते हैं तो 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, 20 मरते, ये कट जाएगा 13 मरते। 13 से 15,912 को डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 1224 मरते आसानी से। जब 1224 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0, 4 दूना 8, 442, यानी 2480। ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है, दो उम्मीदवार जिसमें से चुनाव लड़े जाए, 85% से मतदाताओं ने अपने मत, ये होगा वैलिड वोट। हमको पूछ क्या रहा है, मतदाताओं की संख्या। मान लीजिए मतदाता यानी वोटर कितना है, वोटर जो होगा वह कुछ होगा। उस वोटर का क्या करा, 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले। यानी मान लीजिए वोटर होगा कुछ, V4 वोटर होगा, इसका 85% वोटर ने अपना क्या किया, वोटिंग किया। ठीक है, जब 85% वोट दिया, जिसमें से 4% अवैध हो गया, यानी यह इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना हो गया, 96%। 4% इनवैलिड हो गया तो 96/100 ये वैलिड हो गया। और वैलिड वोट कितना है, 24,480, यानी ये कितना के बराबर होगा, 24,480 के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम वोटर निकाल सकते हैं, वोटर बराबर क्या हो जाएगा, 24,480 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 85 मल्टीप्लाई कितना, 96। बस इसको सॉल्व कर देना। अब देखिए ये किसा 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 3 8, 3 7 5 35, 17 मरते आसानी से कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 मरते। ठीक है, अब देखिए 2 से काट देते तो ये कट जाएगा कितना, 4 दूना 8, 8 और 8 दूना 16, 48 मरते। ये 2 से कट जाएगा, ये 10 मरते आसानी से। अब देखिए 12 से हम काट देते, अब क्या करते, इसको काटे, 12 से काटिएगा तो 12 चौ 12 चक 48, 4 मरते। 12 से इसको काटिएगा तो 12 दूना 24, 0, 12 चौ 12 चक 48, 240। अब 4 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 4 पचे 20, 5 मरते 51, 510 मरते। यानी 17 से 510 को काटिएगा तो 30 मरते कट जाएगा। यानी यहाँ रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई ये वाला 10 मल्टीप्लाई कितना 100, यानी ये कितना हो जाएगा, वोटर हो जाएगा। यानी वोटर की संख्या कितना, 30000। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है, दो क्रमिक छूट मिलने के बाद सेलोनी को 500 में एक घड़ी मिली जिसका अंकित मूल्य 1000 था। यदि दूसरा छूट 20% है तो पहला छूट ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, पहला छूट कितना होगा, x% होगा, यानी 100 माइनस x में बेच रहा था। फिर दूसरा छूट क्या करता है, इतना में बेचता है, जो बचता है उसका क्या कर रहा है, 20% छूट दे रहा है, यानी इसका 80% पे बेच रहा है। या टोटल कितना में बेच रहा है, तो 500 रुपया में बेच रहा है। बस इसको सॉल्व कर देना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर से नीचे एक जीरो कैंसिल, यानी 100 माइनस एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500/8, 500/8 लिख सकते हैं। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे, यानी 100 माइनस 500/8 बराबर कितना आ जाएगा, x यहाँ 800 में से 500 घटेगा तो 300, 300/8 कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 का 16,
38 24 3 मरते लगाएंगे 24 24 और 6 8 सत्ते 56 यानी 37.5%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 24 चूड़ी खरीदने पे ईसा को 6 चूड़ी मुफ्त मिलता है, गणना करें कि ईसा को कितना प्रतिशत का छूट मिला। जब भी इस तरह का प्रश्न है तो जितना चूड़ी छूट मिल रहा है यानी जो चीज मुफ्त मिल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, यानी 6 को ऊपर रख रहे हैं और टोटल इन दोनों यानी 24 चूड़ी खरीदे जिसमें से 6 चूड़ी मुफ्त मिला। एक्चुअली में हमको टोटल कितना पैसा देना पड़ता है? 24 6 30 30 चूड़ी का पैसा देना पड़ता, लेकिन 30 में से हमको 6 का मुफ्त छूट मिल रहा है, यानी 6/30 गुने 100 इसको कर दीजिए, बस 100% निकाल जाए छूट परसेंट, 3 से काट जाए 3 दूना 6 यानी 20% क्या आ रहा है? छूट परसेंट निकल रहा है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्या दिया है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा सही ढंग से तो आपको नजर आएगा ये क्या है, ये सेम चीज है, ये सेम चीज, ये सेम चीज, यानी ए क्यू लिखा हुआ है। अगर इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ए क्यू बट माइनस बी क्यू, बटा में क्या लिखा हुआ है देखिए ए का स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर और प्लस क्या लिखा हुआ है ए इंटू बी। आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या दिया गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों चीज सेम है तो ये ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब 3.254 माइनस क्या कर देना है? 0.746 को घटा देना है। जब इसको घटाइएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा? देखिए 14 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा कितना? 12, 12 में से 7 जाएगा, 7 3 10 2 12 यानी 7 5 12 यानी 5 आ जाएगा, 5 और 2 आ जाएगा यानी 2.508 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 660 है और उनका महत्तम समावर्तक 5 है। इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? यही दोनों संख्या का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होगा। अब इनमें से एक संख्या 55 दिया गया है, मान लीजिए पहली संख्या 55 है, मल्टीप्लाई हमसे सेकेंड नंबर पूछ रहा है, सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम कितना दिया गया? 660 मल्टीप्लाई एचसीएफ 5, बस इसको सॉल्व कर देना। 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 11 मरते, 11 से ये कट जाएगा 60 मरते, यानी सेकंड नंबर कितना आ गया? 60। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। लिख रहा है रमेश ने एक बैंक में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 15,000 रुपया उधार लिया। ठीक, उसने 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष के बाद 6,000 रुपया मूलधन है लेकिन ब्याज नहीं, 6,000 रुपया क्या प्रिंसिपल लौटा दिया लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें अभी नहीं लौटाया। और उसके बाद 5 और वर्ष के बाद उसने 18,600 का भुगतान किया और अपने खाता का निपटारा किया। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। उसको क्या करा है? सिंपल इंटरेस्ट का रेट हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या करा है? 15,000 रुपया लिया था, पहले 15,000 रुपया लिया। ठीक, यह 15,000 रुपया पे कितना वर्ष? 5 वर्ष के लिए अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट हमको इतना प्राप्त होता, लेकिन उसने क्या किया? सिंपल इंटरेस्ट नहीं घटा के उसने सिंपल इंटरेस्ट का कोई पैसा नहीं दिया। उसने पैसा क्या चीज दिया? मूलधन दिया। पहले मूलधन लिया था 15,000 जिसमें से 6,000 रिटर्न कर दिया। अब उसके पास प्रिंसिपल कितना बच जाएगा? 9,000 रुपया, 9,000 रुपया प्रिंसिपल बच जाएगा। यह प्रिंसिपल के साथ वह इसके बाद के 5 वर्ष के लिए यानी अगला 5 वर्ष में उसने क्या किया? 5 वर्ष में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कुछ हो जाता जो, और उसके बाद वह 18,600 रुपया का भुगतान कर दिया। यानी ये टोटल पहले उसने पैसा कितना लिया था? 15,000 रुपया लिया था, लेकिन उसने भुगतान कितना दिया गया? 18,600 रुपया, 18,600 रुपया भुगतान किया।
लेकिन 6,000 रुपया पहले भी भुगतान किए हुए थे, यानी टोटल उसने कितना भुगतान किया, तो ये देख लीजिए टोटल उसने कितना भुगतान किया 18,600 प्लस 6,000, टोटल उसने इतना पैसा भुगतान किया किस में से 15,000 में से, यानी 15,000 को अगर निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा। जब इसको घटाइएगा तो देखिए ऊपर पहले ऐड कर देते, इसको सिंप्लीफाई इस तरह से लिखते हैं। देखिए उसने क्या किया था, भुगतान कितना पैसा का रिटर्न किया, तो पैसा रिटर्न कितना किया या आप देख सकते हैं लिया कितना, 18,600 पहले 6,000 रुपया रिटर्न कर दिया, कितना 6,000 रुपया। उसके बाद कहता है कि 18,600 रुपया और रिटर्न किया, यानी 18,600 रुपया और रिटर्न किया, यानी टोटल उसने कितना रिटर्न किया, 6 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 1 2, यानी 24,600 रुपया उसने टोटल रिटर्न किया। जबकि लिया कितना पैसा था 15,000 रुपया, यानी 15,000 रुपया इसमें से घटा देंगे तो वह क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट, यानी 0 0 6 8 15 और 9 यानी 9600, यानी टोटल उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा 9600 रुपया। यानी ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, पहला सिंपल दूसरा सिंपल, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 9600 रुपया। बस इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। सॉल्व की जाए तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 पचे 75 यानी 750 आर प्लस कितना हो गया 9 पचे 45 450 आर बराबर कितना आ गया 9600 इधर ऐड कीजिएगा तो आर बराबर 0 5 5 10 के शून्य हासिल एक 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 आ गया, ये आ जाएगा कितना 7 3 10 1 11 1 12 12 12 आर बराबर कितना 9600, यानी डबल जीरो से डबल जीरो 12 से काटिएगा तो 8 में बांटे 96 8 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8%, यानी उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लिया था 8% के हिसाब से, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया गया है। यदि लघुत्तम समावर्तक पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम क्या दिया गया, पहली संख्या का 17 गुना। मान ली हमको एक कंडीशन क्या पता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये तो हमको पता है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, यदि लघुत्तम समावर्तक जो दिया गया पहली संख्या का 17 गुना, मान लीजिए पहली संख्या फर्स्ट नंबर फर्स्ट 1 है, इसमें 17 से गुना कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एलसीएम के बराबर आ जाएगा। दो संख्या का एलसीएम कितना दिया गया 1105, यानी 1105 के बराबर आ जाएगा, ये कितना 1105 के 17 से 1105 को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते 65 मरते, ये कट जाएगा आपको कितना 65 मरते, यानी पहली संख्या हमको कितना निकल गया 65, यानी पहली संख्या 65। सेकेंड नंबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, बराबर एलसीएम कितना दिया गया 1105 मल्टीप्लाई एचसीएफ 5, बस इसको सॉल्व कर देना। 65 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते 17 मरते, यानी सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 5 3 8 85, यानी सेकंड नंबर 85, यानी पहली संख्या 65 हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 85, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको क्या कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखिए 157 को ए मान लीजिए और 133 को बी मान लीजिए, तो यहाँ पे आप ऊपर देखिए तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, नीचे में देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है ए क्यू माइनस क्या लिखा हुआ है बी क्यू। बस इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप आसानी से जानते ए माइनस बी नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं, नीचे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ऊपर से नीचे ये वाला भाग से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या बचेगा 1/a-b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह 157 माइनस बी की जगह 133, 157 में से 133 घटा देंगे 1/4 5 का 6 7 1/24, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इस बात को देखिए, लिख रहा है तीन विक्रेताओं से गुजरने वाले एक जमीन का मूल्य में कुल 65% की वृद्धि हो जाती है, यानी जब लास्ट में जाता है तो 65% का वृद्धि हो जाता है। पहले और दूसरे विक्रेता ने
20% और 25% का लाभ अर्जित किया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी उस जमीन का मूल्य कितना हो जाता है, 65% का वृद्धि हो जाता है लास्ट में, अंतिम यानी कुल मिलाकर 65% का वृद्धि होता है। अगर हम देखेंगे कि 65% का वृद्धि कहने का मतलब 65% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 से 15 यानी 13/20, 13/20 यानी 20 रुपया का सामान कितना हो गया, 13 रुपया वृद्धि होने के बाद वह कितना हो गया, 65, 13 रुपया का वृद्धि हो गया 20 का सामान में। अब क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए, हमको टोटल ओवरऑल कितना का हो गया, 13 का वृद्धि, यानी 13 का वृद्धि करने का पहला 3, 2 1 3, टोटल 33 रुपया, लास्ट में वह संख्या कितना है, बिक रहा है 33 रुपया में। ठीक है, मान लीजिए शुरू में उस वस्तु का दाम कितना था, उस जमीन का दाम था 20 रुपया। ठीक, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन देखिए आसानी करने के लिए, क्योंकि यहाँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/25 1/5 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 4 आप 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 20 आ रहा है, और यहाँ 65% का मतलब ये 13/20 होता है। यानी हमने क्या मान लिया, जमीन का प्राइस ही 20 रुपया मान लिया। ठीक है, प्राइस जमीन का 20 रुपया है, तो पहला व्यक्ति क्या करता है, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी इसका 20% निकालिएगा प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन 20/25 1/5, यानी यह कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 20/25 यानी 5 रुपया का प्रॉफिट हो के यह कितना हो जाएगा, 5 का प्रॉफिट हो के यह दाम कितना हो जाएगा, 25 रुपये, यानी दूसरा व्यक्ति उसको कितना में खरीदा उस जमीन को, 25 रुपया में। और यह दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वह 25% प्रॉफिट पे बेच देता है। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 25 चौका 100, 1/4 का प्रॉफिट, यानी 1/4 का प्रॉफिट हो गया। 25 पे 1/4 का अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो वह टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा, आप देखिएगा, यह कुछ प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तीसरा व्यक्ति को कुछ प्रॉफिट पे बेचे। क्या कर रहा है, 3 विक्रेता को गुजरने वाली एक जमीन 65% की वृद्धि होता है। ठीक है, पहले और दूसरे विक्रेता को, पहला विक्रेता को 20% का प्रॉफिट, यानी और दूसरे विक्रेता को 25% का प्रॉफिट होता है, यानी 25% का प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, देखिए 20% का 20/25 1/5 होता है, 5 को 20 यानी 4 रुपया का ना वृद्धि होगा। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यह क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा और आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिख क्या रहा है उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल जमीन का प्राइस हमने मान लिया 20 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि पहले विक्रेता यानी 20 रुपया जमीन का प्राइस है, उसको पहला विक्रेता क्या करता है, 25% प्रॉफिट ने 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 20/25 यानी 1/5, यानी इसका 20% कितना होगा, 4, इसका 20 का 20% निकालिएगा तो 4 का प्रॉफिट, यानी 20 रुपया का सामान वह कितना में बेच रहा है, 24 रुपया में। ठीक है, ठीक क्या होगा, पहला विक्रेता का सेलिंग प्राइस। दूसरा विक्रेता क्या करता है, इस 24 रुपया पे क्या करता है, 25% प्रॉफिट पे बेचता है, कितना 25% प्रॉफिट, 25 चौका 100 1/4, यानी 24 में कितना का वृद्धि, 6 का वृद्धि, 24 6 30 यानी 30 रुपया का वृद्धि, यानी दूसरा व्यक्ति कितना पे बेच देता है, 30 रुपया में। तीसरा यानी ओवरऑल कितना होता है, 33 रुपया, यानी लास्ट में टोटल प्राइस कितना होगा, 20 का सामान 33 का वृद्धि, यानी ओवरऑल प्राइस, लास्ट प्राइस उसका कितना दिया गया, 33 रुपया, यानी 30 रुपया का सामान को उसको लास्ट वाले व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति क्या करता है, 33 रुपया में बेचता है। यह 33 कहाँ से आया, क्योंकि 65% का वृद्धि, 65% मतलब होता है 13/20, यानी 20 का सामान लास्ट में वह बदल के कितना होता है, 33 रुपया, यानी तीसरा व्यक्ति क्या करता है, 30 का सामान लेके उसको 33 में बेचता है, यानी कितना का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट, कितना पे, 30 पे गुने 100, यानी ओवरऑल देखिएगा तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट, यानी तीसरे व्यक्ति को अर्जित प्रॉफिट कितना होगा, 10%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में यानी अप डाउन, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में जाएंगे तो बोट की चाल में से स्ट्रीम यानी धारा की चाल को घटा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नाव की चाल, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। आगे क्या करा है, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम अगर जाते हैं तो बोट की चाल प्लस क्या होता है, स्ट्रीम, दोनों की चाल जुड़ जाता है। ये कितना दिया गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को, इस दिए के इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, 2b बराबर ये s से s कैंसिल हो जाएगा,
टू बी बराबर 8 2 10 10 3 13 के 3 हासिल 1 1 2 टू बी बराबर 23, यानी बी का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो ये कितना मरते 11 दूना 22 11.5, यानी बोर्ड का चाल कितना आ गया 11.5। जब बोर्ड का चाल 11.5 है तो धारा की चाल कितना होगा 3.5। केवल एक ऑप्शन है पूछ क्या रहा शांत जल में नाव की चाल, पहले नाव यानी बोट की चाल पूछ रहा है, यानी ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो केवल ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? आप इस बात को ऐसे भी निकाल भी सकते, बोट की चाल निकल गया 11.5, क्योंकि नाव मतलब बोट, उसके बाद धारा यानी स्ट्रीम का चाहिए, यानी बोट की चाल 11.5 है, यानी पहला इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी 11.5 माइनस एस बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी s बराबर कितना हो जाएगा 11.5 माइनस 8 बराबर s लिख सकते हैं। जब इसको घटाइएगा ये कितना आ जाएगा 3.5, यानी स्ट्रीम की चाल कितना आ गया 3.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, इसको भिन्न में बदलना है। यहाँ पे क्या दिया गया 7 पे रेकरिंग दिया गया 1.7 पे रेकरिंग, जिस पे रेकरिंग रहता है उसको क्या लिखते हैं 7/9 लिख सकते हैं, 1.7/9 यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 9 एकम 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16/9, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए इक्वेशन में ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्या कर रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए रेशियो बी कितना दिया गया 3/4, अब बी रेशियो सी दिया गया कितना 12/9। यहाँ पे ये 12 ये 4 है, तो इस 4 को 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आसानी से 12 बन जाएगा। यानी सिंपल रेशियो कितना हो गया 3/9, 4/12 रेशियो 9, 9/12/9। अब 9/12/9 आ जाएगा। बी रेशियो सी कितना 19 है, यहाँ 19 है, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ए रेशियो सी, यानी ए कितना आ गया 9, ए रेशियो सी पूछ रहा है, ए का वैल्यू कितना है 9 और सी का वैल्यू कितना है 19, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है जब भी इस तरह का प्रश्न हो, देखिए जहाँ x² प्लस y² प्लस z² क्या दिया गया, एक पहला इक्वेशन हो गया, xy yz zx दूसरा इक्वेशन हो गया, दो गो इक्वेशन दिया गया, वेरिएबल कितना 1 2 3 x y z, यानी वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका वैल्यू निकालना हो, जिसका मान निकालना हो, जिसका मान निकालना किसमें x का y का z का, इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसको वेरिएबल कहते हैं। यानी इक्वेशन कितना, इक्वेशन 2, इक्वेशन की संख्या 2 दिया गया, वेरिएबल की संख्या कितना दिया गया, वेरिएबल की संख्या कितना दिया गया 3। जब भी ऐसे प्रश्न इक्वेशन की संख्या और वेरिएबल की संख्या सेम हो तब हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। जबकि इस इक्वेशन में देखिए यहाँ वेरिएबल इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 है, यानी एक वेरिएबल के इसमें से अगर एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते, एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते, कुछ भी मान सकते, कुछ भी मान सकते, लेकिन अब हम कहेंगे कुछ भी क्यों माने, हम वैसा डिजिट माने जो हमको आसान कर दे। तो हमने क्या किया जेड को 0 मान लिया, क्या किया जेड को 0 मान लिया। इस जेड को 0 जैसे ही माने ये बात कैंसिल हो गया, ये माना मैंने क्या जेड बराबर 0, ये वाला भाग कैंसिल, ये 0 होने से ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से इक्वेशन में ये जेड कैंसिल, यानी अब हमको क्वेश्चन क्या हो गया x² प्लस y² बराबर कितना दिया गया 38, और क्या दिया गया एक्स वाई बराबर कितना दिया गया 31, और हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई बराबर वाट। बस हमको इसको सिंप्लीफाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सोल्व कर देंगे, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है आसानी से 2ab, यानी x² प्लस y² का वैल्यू दिया गया 38 प्लस 2xy का वैल्यू होगा 2 × 31। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 38 प्लस 2 3 दूना 6, यानी 62, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यानी x प्लस वाई रूट चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 100 रूट, यानी रूट से बाहर निकालिएगा तो 10, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दी गई संख्या में कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो हमको पहले क्या पता होना चाहिए 8 का डिविजिबिलिटी, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट, क्या कहता है लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट अगर
8 से कट रहा है तो वह संख्या 8 से आसानी से कट जाएगा। लेकिन जब भी 8 का पूछे तो लास्ट 3 डिजिट तो एक्चुअल वैल्यू फॉर्म है, लेकिन हमने क्या करता है इसको लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। देखिए लास्ट 2 डिजिट कब चेक करेंगे, पहला देखेंगे थर्ड थर्ड पोजीशन पे क्या है, पोजीशन पे अगर संख्या इवेन है तो हम क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, कितना डिजिट 2 डिजिट, ठीक। अगर ये अगर फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे इवेन की जगह पे ऑड होगा तो क्या करेंगे, ऑड होगा तो संख्या में 4 को ऐड करेंगे और तब लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, ठीक, लास्ट 2 डिजिट, यानी संख्या में 4 को ऐड करके लास्ट 2 डिजिट को हम उसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, यहाँ देखिए पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन क्या है, ऑड संख्या है, तो हमको क्या करेंगे 90 में 4 को ऐड कीजिएगा, इसमें 4 ऐड कीजिएगा तो 94 8 से कट रहा है तो आप देखिएगा 94 8 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब नहीं होगा क्योंकि यह 8 का डेरिवेटिव फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन इवन नंबर है, हमको क्या चेक करना पड़ेगा, केवल 10 को देखेंगे, 8 से डिविजिबल है 10 नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे, देखिए पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन पे क्या ये इवन है तो हमको क्या करना होगा लास्ट 2 डिजिट चेक करना होगा, 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या यह पूर्ण रूपेण कटेगा, तो नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करेंगे, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन पे क्या है इवन संख्या यानी लास्ट 2 डिजिट, डबल जीरो को हमको क्या करना होगा 8 से डिवाइड करना, डबल जीरो 8 से आसानी से कट रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। हम क्या करते हैं, देखिए 8 का डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, तीसरा पोजीशन पे अगर ऑड संख्या है, जैसे कोई संख्या लिख देते 7 3 4 5 2 4, अब हम इसको 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, क्या यह 8 से डिविजिबल है, तो देखेंगे पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन पे क्या है, यह ऑड संख्या है, तो ऑड संख्या तो 24 में हमको 4 को ऐड करना पड़ेगा, 24 4 कितना हो जाएगा 28, 28 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या यह कट रहा है, तो आप देखिएगा तो 32 यानी नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या 8 का डिविजिबल नहीं है। क्लियर है, 8 का डिविजिबिलिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और परिधि 72 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आयत के बारे में हमको थोड़ा सा कंडीशन, थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का परिमाप क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का विकर्ण कभी कभार पूछ लेता है, विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो करा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर और परिधि दिया गया 72 सेंटीमीटर। परिधि यानी परिमाप, परिमाप को ही क्या कहते हैं परिधि, यानी परिमाप दिया गया 72, ये परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी एक भुजा यहाँ पे दिया गया 25, यानी एल का मान 25 है, तो हम यहाँ बी का मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 3 दूना 4, 6 दूना 12, 36 मरते, ये 25 माइनस में आ जाएगा 36 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा बी, यानी 26 में से 25 घटाएगा तो 11, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 11। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, यानी एल कितना दिया गया एल 25, आयत का क्षेत्रफल हमको क्या पता है एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई दिया गया 25 और चौड़ाई दिया गया 11, 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5, 5 6 7 275 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है एक दुकानदार 44 वस्तु को बेचने पे 11 वस्तु के विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वह क्या करता है 44 वस्तु बेचता है और उसको प्रॉफिट कितना होता है 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उस व्यक्ति को प्रॉफिट होता है, तो इसका हमको क्या करना है उसका लाभ परसेंट निकाल देना। मान लीजिए ऐसे प्रश्न को आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। बेसिक क्या कर रहा है,
देखिए विक्रयमूल्य वाला बात करें तो सबसे पहले जितना वस्तु का प्रॉफिट होता है 11 वस्तु का विक्रयमूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है, या जितना प्राप्त होता है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक, अब विक्रयमूल्य पूछे, अगर यह क्रयमूल्य होता 11 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर प्रॉफिट, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देते। जब विक्रयमूल्य है तो 44 और 11 का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 33 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस 11 से 33 यानी 100/33 कितना आ जाएगा 33.33%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। लेकिन इस क्वेश्चन को बेसिक समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए मान लीजिए लेट एक वस्तु का विक्रयमूल्य हमने मान लिया 100 रुपया, एक वस्तु का विक्रयमूल्य 100 रुपया, ठीक है। 44 वस्तु बेचा गया, तो 44 वस्तु का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 44 वस्तु का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 44x, ठीक है। और 11 वस्तु के विक्रयमूल्य यानी 11 वस्तु का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 11 वस्तु का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। अब क्वेश्चन लाभ बराबर हमको क्या पता है, लाभ बराबर होता क्या है, लाभ बराबर हम लोग को मालूम है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लाभ क्या होता है 11 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ जो होता है 11 वस्तु के विक्रयमूल्य, यानी लाभ बराबर कितना दिया गया 11x, अब विक्रयमूल्य बराबर कितना दिया गया 44x माइनस क्रयमूल्य, यहाँ से क्रयमूल्य निकाल सकते हैं आसानी से, क्रयमूल्य बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले गए, ये 11 को इधर ले जाएंगे, यानी 44x माइनस 11x बराबर ये कितना आ जाएगा 33x, यानी क्रयमूल्य बराबर कितना आ जाएगा 33x, यानी क्रयमूल्य 33x, प्रॉफिट कितना होगा 11x, अब विक्रयमूल्य कितना हो गया 44x, यहाँ से आप लाभ परसेंट निकाल दे, लाभ परसेंट बराबर कितना होता है लाभ, लाभ कितना 11x, लाभ बटा क्रयमूल्य कितना हो गया 33x मल्टीप्लाई 100, बस इसी बात को लिखने का ये तरीका था। 11 से 33 3 से कट गया, यह जगह 33.33%, यही बात को हमने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया। यह बेसिक कंसेप्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 अवलोकन का औसत 90, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या, जब प्रत्येक संख्या में जो काम किया जाता है तो एवरेज में भी सेम चेंज होता है, प्रत्येक संख्या में जो काम करेंगे तो एवरेज में भी सेम चीज चेंज होगा, सेम चेंज होगा। 10 संख्या का औसत कितना दिया गया है 90, अब प्रत्येक में 9 जोड़ा जा रहा था, एवरेज में भी 9 ऐड कर दीजिए, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, यानी नया औसत कितना होगा 99। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है शुभम और सौरभ ने क्रमशः 10,000 और 25,000 का निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश किया। 6 महीने के बाद शशि 45,000 का निवेश करके शामिल हुआ। एक वर्ष के बाद उनके द्वारा साझा किए गए लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी देखिए शुभम क्या करता है, शुभम है, सौरभ है और कितना है शशि है, कौन है शशि, ठीक। अब क्या शुभम क्या करता है 10,000 रुपया लगाता है, यह कितना दिन के लिए लगाता है, एक वर्ष के लिए, यानी टोटल 12 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। सौरभ कितना करता है 25,000 रुपया लगाता है, यह भी कितना 12 महीने के लिए लगाता है, लेकिन शशि कितना करता है 45,000 रुपया लगाता है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के बाद यानी वह 6 महीना के लिए लगाता है, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 000 से 000 तीनों का कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 से काट दिए, 6 दूना 12 2 मरते, 6 दूना 12 2 मरते, आसानी से कट गया। अब देखिए 5 से काट दिए, 5 दूना 10 2 मरते, 50 25 5 मरते, 5 नमा 45 9 मरते, यानी रेशियो कितना हो गया 4:10:9, यानी 4:10:9। इसका करेक्ट क्या होगा, लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है तो उसी ब्याज दर पे वह राशि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। देखिए कोई राशि क्या होता है, कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 गुना होता है, 3 गुना होने में उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 4 ईयर, ठीक, समय लग रहा है 4 वर्ष। अब उसको 27 गुना होना, यानी 27 होने के लिए 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, यानी 3 3 9 3 6 27, यानी 27, यानी अब इसको टाइम कितना लगेगा, पहले 4 वर्ष लगता था, तो अब यह 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 से 12 वर्ष, अब उसको कितना लगेगा 12 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। आप इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, एक राशि 4 वर्ष में, इधर टाइम लिखिए और इधर देखिए वह कितना गुना हो जाता है, या मल्टीपल यहाँ पे लिखिए,
मल्टीपल, ठीक। मल्टीपल कितना गुना हो जाता है? अब देखिए वो पूछ रहा है कितना, 27 गुना होना है। इस मल्टीपल को हमको क्या करना है, इसके पावर में, यानी इसको कितना की किस तरह लिखे कि यह 27 हो जाता है। आप देखिए आप 3 के पावर x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर x बराबर 27। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x यानी 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर x, यानी x का वैल्यू 3 आ गया। यानी वही 3 को यहाँ करते टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाज्य किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा? जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो रिमाइंडर के साथ काम करते हैं। किसके साथ? जो शेष बचता है उसके साथ। देखिए 6n, यानी 6 के साथ n की जगह पे 3 रखिए, सोचिए 18, 18 को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 14, यानी 14 बचेगा कितना? 4 रिमाइंडर बचेगा, यानी रिमाइंडर आपको कितना बच रहा है? 4। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 200 और 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से डिविजिबल है और न ही 7 से? यानी कोई संख्या इस तरह का है जो न तो 5 से डिविजिबल है और न ही 7 से, यानी 5 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 7 से। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 से कौन कौन संख्या डिविजिबल नहीं है। यानी 5 से जो जो संख्या डिविजिबल है, अगर उस संख्या को हटा लेंगे तो 5 से पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, यानी 200 से 800 के बीच। यानी 800 को आप क्या कीजिए? 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। माइनस क्या कीजिए? यह संख्या निकालने का तरीका, यह 200, यानी 200 में से 1 को घटा लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा? 199। 199 को फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। 200 को, यानी ये आ जाएगा कितना? 5 से 8 पचे 40, 40। इसको देखिए ये कितना आ जाएगा? 199। 199 को जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 से काट दिया, 5 थे 15, 3 मरते, ये बच रहा कितना? 15, 5 4 9 4, 9 पचे 45, 39, यानी 39 पॉइंट हमको नहीं लेना पड़ता है। यानी 40 में से 39 को क्या करना है? ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, ये 160 ना आ जाएगा। 16 पचे 80, यानी 160 में से 39 को घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा कितना? 121। 121 वह संख्या है जो क्या है? 5 से डिविजिबल है। किससे? 5 से। अब हम क्या करते हैं? 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 7 से कौन कौन संख्या डिविजिबल? हमने क्या किया? 800 को सबसे पहले 7 से डिवाइड किए, फिर माइनस किए, 200 में से 1 को घटा लेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 199। 199, 199 को 7 से डिवाइड करेंगे। 800 को जब 7 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा कितना? 114। और 199 को 7 से डिवाइड किया तो हमेशा पूर्णांक लेते हैं, 28। इन दोनों का डिफरेंस लेके आते 86। 86 वह संख्या हो गया। अब क्या चाहिए? 5 और 7 दोनों से, 5 और 7, यानी 7 बचे 35 से कौन कौन संख्या डिविजिबल है? ये देखिए 800 को क्या कीजिए? 35 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। माइनस 199 को हमने क्या किया? 35 से डिवाइड कर दिया। 199 को 35 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? जब इसको डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा 22 और इसमें माइनस आ जाएगा 5, यानी 17। यानी टोटल संख्या अगर हम लोग देखें तो कितना प्राप्त हो गया? 121, 121 प्लस 86 प्लस कितना हो गया? 17। 121 प्लस 86 प्लस 17, 121 प्लस 86 माइनस 17 इसलिए करना होगा। देखिए यह माइनस इसलिए 17 करना होगा, क्यों? क्योंकि कह रहा है ना तो 5 से डिविजिबल है ना ही 7 से, यानी 5 से भी डिविजिबल नहीं होता ना ही 7 से, लेकिन दोनों से डिविजिबिलिटी चेक किया जा सकता है। यानी इसमें से हमको क्या करना है? 5 या 7 से विभाज्य होने वाली संख्या अगर निकालना है, इनमें से दोनों को घटा देंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके ये 17 को घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? ये आ जाएगा आपको 190। कितना? 190। हमने क्या किया? 121 और 86 को ऐड किए, इसमें से 17 को घटा दिए, ये आ गया आपको 190। यानी 190 वह संख्या जो या 5 या 7 से डिविजिबल है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए? 200 से लेकर 800 तक टोटल संख्या कितना है? ये टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर हम चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर है कितना? 200 से लेकर 800 तक नंबर की संख्या ज्ञात करना है तो ये क्या करते हैं? 800 में से हम क्या करते हैं? 200 संख्या को घटा देते हैं। तो 200 संख्या को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 8 600, 600। लेकिन 200 नहीं घटाना है, ये 200 से ये 200 को तो हमको लेना था, यानी +1 कर देंगे, यानी ये आ जाएगा कितना? 601। हम 200 न घटा के यहाँ पे कितना घटाते? 199 घटा देते तो कोई दिक्कत नहीं होता।
यानी 601 वह संख्या है टोटल संख्या, जिसमें से 190 ऐसी संख्या जो 5 और 7 से डिविजिबल है। यानी 601 में से 190 को आप घटा दीजिएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 411। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को शांति से समझिएगा, आप आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट, यदि x की योग ए बी सी और डी के बीच के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि बी और डी के शेयर का बीच 832 रुपया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बी और डी के बीच शेयर का अंतर दिया गया 832, x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी के बीच के डैश के अनुपात, यहाँ पे रेशियो छूटा हुआ है, यानी यह क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे कोई अनुपात होता, कोई रेशियो होता, मान लीजिए 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4, कोई भी रेशियो होता, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जबकि कोई रेशियो न होने के कारण यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रश्न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है क्या, यदि संख्या p 2 से डिवाइजेबल है और q 3 से, तो निम्न में से कौन सी संख्या सत्य होगा। देखिए मान लीजिए p क्या कर रहा है, 2 से डिविजिबल है, और q क्या कर रहा है, 3 से डिविजिबल। हमने क्या किया, p को 4 मान लेते अपने मन से, और q को क्या मान लेते, 6 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। q को 6 मान लेते, अगर p को 4 मान ले तो 4/2 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, और 6 मान लेंगे तो q को अगर 6 मान लेते तो 6/3, 3 दूना 6 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन के सहारे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, p प्लस क्यू, p को हमने कितना माना, 4 + 6 कितना हो गया, 10, 10 6 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी कितना कह रहा है, p प्लस क्यू कितना करे, p प्लस क्यू को 4 + 6 रख रहे, 6 4 10, 10 कितना 5 से डिविजिबल है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आगे चेक करते हैं, सी चेक करेंगे, सी क्या कर रहा है, सी पी यानी 4 × 6, क्या यह 6 से डिविजिबल है, तो आसानी से है, यानी ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी चेक करते हैं, यानी 4 × 6 क्या 5 से डिविजिबल है, तो नहीं है, यानी ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी और सी में हमको क्या हो गया, डाउट उत्पन्न हो गया। अब हमने क्या किया, इस संख्या को जो माने थे दोनों को इवेन हमने माना था, अब क्या करते, एक को इवेन एक को ऑड मान लेते, दोनों इवेन। अब हमने क्या किया, इसको क्या करते हैं, इसको 3 मान लेते, क्यू को हम क्या करते, 3 मान लेते। ठीक, माना लेट। अब हमने क्या किया, पी को क्या मान लेते, पी को 4 मानते, और क्यू को हम क्या किए, 3 मान लिए। अब क्या करते, ऑप्शन बी में पढ़ते, तो बी में 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 5 से डिविजिबल नहीं, यानी ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 4 × 3 क्या 6 से डिविजिबल है, 3 दूना 6, 2 दूना 4 डिविजिबल है, यानी केवल ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है? यानी आप इस प्रश्न को क्यू की जगह पे 2 मान लेते, और पी के जगह पे 2 और क्यू के जगह पे 3 पुट करते, तो जो दिया गया वही वैल्यू पुट करके सॉल्व करते, तो भी यहाँ कंडीशन में दिक्कत होता, इसलिए मैंने क्या किया, क्यू के जगह पे 4 रखिएगा और पी के जगह पे 4 और क्यू के जगह पे 3, तो यह फॉलो कर लेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक मिश्रण ए में x और y का अनुपात इतना है, b में x और y का अनुपात इतना है, a और b को 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण c तैयार किया जाता है। मिश्रण c में y का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है, क्या कर रहा है, x और y का रेशियो कितना दिया गया, x और y, a में कितना दिया गया, 5 और 2, और b में कितना दिया गया, यह 3 और 4, b में कितना दिया गया, 3 और 4, दोनों देखिएगा 5 3 8 और 4 3 7, यानी रेशियो सेम नहीं है। क्या करें, 5 और 2 दिया गया है, y 5:2 यानी 7, यानी दोनों रेशियो सेम है। यानी अब क्या करें, इसका बांटना किसके अनुपात में है, इसको 4:5 के अनुपात में बांटना है। यानी ऊपर वाले को हमको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नया रेशियो क्या बन जाए, न्यू बात कीजिएगा, तो a और b का नया क्या हो जाएगा, x की जगह पे 5 दूना 5 को 20, 5 को 20, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 5 15 और 5 को 20, 5 15 और 20। क्लियर है? अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 35, ये आ जाएगा कितना, 28। यानी कोई संख्या अब क्या करा है, तो मिश्रण सी में y का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। x है, ये y कितना है, 28। y इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 28, यानी 5:4, यानी y का वैल्यू 4 है, कितना, मिश्रण
सी में सी का अमाउंट कितना हो गया, सी का अमाउंट 5,409 यूनिट यानी 4/9 यानी 100 4/9 इंटू 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 44 कितना 4/9%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें इतना से डिवाइड किए जाने पे भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी पूर्ण वर्ग करें तो आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। 35280 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से लगा देते हैं, तो 2 से लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 17 दूना 34, 2 ही कम 17 दूना 34, 6 दूना 12, 4 दूना 8 यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, फिर 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4, ये क्लियर है। अब फिर 2 से लगाएंगे, ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 कम 2 यानी 41। अब कितना 2 से फिर लग सकता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 2 पचे 10। अब इसको क्या करेंगे, 5 से लगा देते हैं, 5 को 20, 20 5 को 20, 5 एकम 5। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 21 से लग सकता है, 21 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 21 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इस 5 को पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूछ रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से डिवाइड करने पे, यानी इस 5 को हमको क्या करना, हटाना होगा, यानी हटाने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल पीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।